नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम की आज ही आपकी चौथी क्लास है और हम इकोनॉमी को देख रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। और देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन दे दूं जो आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं। देखिए, ये मेंटरशिप प्रोग्राम, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे ये शुरू किया गया है और यहाँ पे पूरा यूपीएससी का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने आपको पढ़ाया जाएगा और इसी के साथ साथ आपको फ्री में मेंटरशिप की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ठीक है, और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं घर रहते हुए और पैसों के अभाव में इन चीज़ों से आप नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर पूरा कोर्स आपको फ्री में फ्रेम किया जा रहा है, फ्री में आपके सामने लाया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो है आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ये चौथी क्लास है। इसके पहले जो 3 क्लासेस आपकी हुई हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो प्लेलिस्ट है उन क्लासेस की वो दे दी गई है। आप जाकर इससे पहले की 3 क्लासेस कर सकते हैं और अपनी जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक नई उड़ान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और पैसे नहीं भी हैं तो आप इससे बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री कंटेंट, फ्री बुक्स आपको प्रोवाइड करी जाएगी। 3 क्लासेस हो गई हैं, चौथी आज चल रही है, 3-4 क्लासेस का और वेट करिए, 7-8 क्लासेस हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे फ्री में जो हम बातें कर रहे थे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, फ्री में आपकी एनसीईआरटी के कंटेंट को प्रोवाइड करने को, वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलनी तय हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्री बुक्स की बातें जो बच्चे लगातार कर रहे हैं उन पर ये मेरा कमेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर दूं आपकी चौथी क्लास आज शुरू करने से पहले कि देखिए, आपको कल बताया गया था तीसरी क्लास में आपको जो सिलेबस है वो डिस्कस किया गया था। इसी के साथ साथ आपका जो इंडेक्स है क्लासेस का, जिस क्लास फ्रेम में ये क्लासेस होंगी उसका इंडेक्स आपको शेयर किया गया था। ठीक है, और देखिए बहुत कम बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पहली क्लासेस दूसरी क्लासेस जो होती हैं वहाँ पर बच्चे तो बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों का जो रुझान है वो कम होते चला जाता है। तो देखिए, जब आप अगर आज क्लासेस एक क्लास कर रहे हैं फिर तीसरी क्लास पे जंप कर रहे हैं तो बीच की क्लासेस अगर आप छोड़ रहे हैं तो चीज़ें आपसे टूटेंगी, रिदम आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। तो ये है कि क्लासेस आप पूरी किया करें और क्लासेस में कमेंट में ज़रूर लिखा करें। सबसे पहले आप क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइक का बटन दबाया करें और कमेंट जरूर किया करें। इससे क्या होगा, इससे इंगेजमेंट बनती है और बच्चों तक भी जो ये लेक्चर्स हैं वो पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इसी के साथ साथ देखिए, मैंने कल की क्लास में ये डिस्कस किया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो ओनली यूपीएससी के इसी चैनल पर आपकी जो आपकी इकोनॉमी की क्लास है वो चल रही है। इसी के साथ साथ आपकी और मेंटरशिप की क्लास और जो जैसे बुक्स से रिलेटेड चीज़ें हो गई, और इसी के साथ साथ आपकी कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए एनसीईआरटी में, लिस्ट बुक की क्या हो गई, और बेसिक मेंटरशिप से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो हमारे दूसरे चैनल शुभम मिश्रा के नाम से वो चैनल है उस पे आएगी। जो शुभम मिश्रा जो दूसरा चैनल है उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शुभम मिश्रा वाले चैनल की वीडियो जो यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। आप जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज शाम में या फिर कल तक आपको वहाँ पर एक वीडियो देखने को मिलेगी, मेंटरशिप प्रोग्राम की वीडियो, आपको गाइड वाली वीडियो देखने को मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस को कैसे हैंडल करना है, शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, बेसिक आपको एक जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको वहाँ मिलेगी और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा जो चैनल है वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शुभम मिश्रा वाला। वहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम की क्लासेस जो है उसका आधा पार्ट वहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं लेकर शुरू करते हैं इस सेशन को। ठीक है, देखिए, शुरुआत करते हैं। कल हमने बहुत से टॉपिक्स को इंडेक्स के रूप में देखा, सिलेबस को देखा। आज की जो क्लास है, लास्ट जो आपकी दूसरी क्लास थी वहाँ पर हमने छोड़ा था आपका नेफ्ट आरटीजीएस वगैरह हमें पढ़ना था और इस यूपीआई वगैरह के बारे में हमें पढ़ना था। तो आज की क्लासेस में इसको आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले लास्ट क्लासेस में हमने चेक के बारे में पढ़ा था, जो सेकंड क्लास हुई थी आपकी, तीसरे में दूसरे में डिस्कस किया गया था। आपकी जो
सेकंड क्लास थी, वहाँ पे चेक के बारे में पढ़ा था और चेक कैसे काम करता है, चेक बाउंस भी हो जाता है कई बार, इसकी डेमेरिट है कि बाउंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा, ओवरऑल देखी थी, ओवरऑल एक व्यू देखा था, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं हम डिमांड ड्राफ्ट से। लेक्चर आपका क्या है, ये लेक्चर 4 है और हम शुरू करते हैं यहाँ पर चीज़ों को पढ़ने डिमांड ड्राफ्ट से। आखिरकार ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो डिमांड ड्राफ्ट है, अभी मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो डिमांड ड्राफ्ट है, शॉर्ट में इसको डीडी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जान लें कि इसकी अवमानना नहीं हो सकती। कहने का मतलब चेक के बारे में जब हम पढ़ रहे थे चेक को, तो हमने देखा था चेक के बारे में कि चेक कोई बंदा ले जाता है, जैसे किसी ने चेक इशू कर दिया, किसी ए पर्सन ने, मतलब मान लेते हैं जेठालाल ने चेक इशू किया, चेक अपना दिया, किसको, भीड़े को दिया। तो भीड़े जब बैंक में ये चेक ले जाता है, तो बैंक वालों, अगर बैंक वाले कहते हैं कि ये बैंक जो चेक आप लेकर आए हैं उस बैंक अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो ये चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, ठीक है। यानी जेठालाल के अकाउंट में, जिस अकाउंट से उसने चेक साइन करके दिया, उस अकाउंट में अगर पैसे नहीं रहते तो क्या होता है, ये जो बीड़े चेक ले जाता है अपने बैंक में, कहता है इसको आप कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दो, इस चेक जो पैसे हैं। तो अगर पैसा नहीं रहेगा इस बीड़े के, सॉरी जेठालाल के अकाउंट में, तो यहाँ पे चेक बाउंस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये अवमानना हुई। किसकी अवमानना हुई, बैंकिंग सिस्टम की, चेक की अभी अवमानना हुई। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में ऐसी अवमानना नहीं होती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसी अवमानना नहीं होती है, ठीक है। तो क्या है इसकी अवमानना मानना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब कैसे नहीं हो सकती, अभी मैं बता रहा हूँ, हो सकती है, ठीक है। मतलब अब इसका क्या है अवमानना नहीं होने का मतलब, सेंडर बैंक को एडवांस में पैसे दे देता है। मतलब कहने का है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जेठालाल जो है, जेठालाल क्या कर दिया था, पहले चेक इशू किया था, ठीक है, चेक इशू किया था और चेक भीड़े को देकर भीड़े ले जाता है, वो कहाँ करता है, वो बैंक में जमा करता है अपने, और बैंक वाले चेक करके बताते हैं कि ये इस बैंक में पैसा होता है। तभी क्या करते हैं वो भीड़े के अकाउंट में जो चेक का पैसा है जेठालाल का, वो भीड़े अकाउंट में क्या करते हैं, डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेठालाल जो है, जेठालाल को क्या करना होगा, यहाँ पर जो जेठालाल सेंडर है, मतलब जेठालाल का अकाउंट जो है, वो जेठालाल एडवांस में पैसे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडवांस में पैसे देना, मतलब समझिए इसको। जैसे सपोज कर लेते हैं जेठालाल किसी स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ता है, जेठालाल किसी कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, और कॉलेज ये मान लेते हैं IIM या फिर IIT दिल्ली कह सकते हैं आप इसको, IIT दिल्ली है। अब IIT दिल्ली में जेठालाल को क्या करना, अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, फीस जमा करनी है, ठीक है। तो जेठालाल क्या करेगा, जेठालाल बैंक में जाएगा, कहाँ, किसी भी बैंक में, SBI में मान लेते हैं चला गया जेठालाल, तो SBI में जेठालाल क्या करेगा, जेठालाल अगर 5 मान लेते हैं 1 लाख रुपए कोई फीस है जो IIT दिल्ली को इसे पे करनी है, तो बैंक में जाएगा जेठालाल और जेठालाल क्या करेगा, 1 लाख रुपए SBI बैंक में जाकर वहाँ पर जमा उनको देगा। 1 लाख रुपया क्या करेगा, उनको देगा, और वो 1 लाख रुपए के बदले एक इस तरह का क्या कर देंगे, DD बना कर दे देंगे पेपर पे, ठीक है, एक इस तरह का कागज़ देंगे, उसे DD बोलते हैं। वहाँ पर ये पे रहेगा किसके नाम की, IIT दिल्ली के नाम की, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, एक DD बना देंगे बैंक वाले, SBI वाले, IIT दिल्ली के नाम की, कि ये जो है ये 1 लाख रुपए की DD है, और यहाँ पर 1 लाख रुपए जमा करके ये जो DD है 1 लाख रुपए की, वो जेठालाल अपने पास ले लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा जेठालाल, ये जो DD है, ये जो कागज़ की डिमांड ड्राफ्ट है, वो जाकर किसको देगा यहाँ पर, IIT दिल्ली को देगा। IIT दिल्ली वाले फिर क्या करेंगे, वो जैसे ही डिमांड ड्राफ्ट अपने बैंक में लगाएंगे, यहाँ पर उनको पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये जो DD है जो जेठालाल बैंक को ले जाके देगा, वहाँ पर जो पैसे हैं, ट्रांजैक्शन फंसने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेठालाल से पैसे पहले ही ले चुका है बैंक, किसके रूप में, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। तो यहाँ पर क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट में एडवांस में पैसे, क्या है, एडवांस में पैसे दे देता है, और बैंक क्या करता है, DD इशू कर देता है, ये इशू कर देता है, ठीक है।
और डीडी इशू करने के बाद जो सेंडर है, सेंडर को यानी कि जेठालाल को क्या मिल जाती है, ये एक पर्ची, डीडी नाम की एक पर्ची मिल जाती है, रिसिप्ट मिल जाती है। अब ये पर्ची क्या करेगा, जिसके नाम यानी जेठालाल के आईआईटी दिल्ली के नाम ये पर्ची बनेगी, मतलब आईआईटी डीडी में लिखा होगा आईआईटी दिल्ली को ये रकम 1 लाख रुपए की रकम पे करी जाएगी, मतलब पे की जाएगी इस डीडी के थ्रू, ठीक है। तो अब वो यहाँ पर जाएगा और जो प्रोसेस है मैंने बताया आईआईटी दिल्ली में सबमिट करेगा, वो वहाँ से उनको पैसे मिल जाएंगे। तो ये एडवांस में, यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, एडवांस में पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या बताया, इसकी अवमानना नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, मैंने बताया ना, चेक में क्या था, चेक में वहाँ पे बाउंस हो जाता था चेक, तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इसकी अवमानना होती थी चेक की, और लेकिन यहाँ पे डीडी में ऐसा नहीं है, यहाँ पैसा पहले ही ले लिया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इस तरह से वर्क करता है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि डिमांड ड्राफ्ट आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अगला एक टॉप वर्ड एसोसिएशन से हम इंट्रोड्यूस होते हैं, ये ओवरड्राफ्ट। एक जो है टॉपिक क्या है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट के बाद, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम मेन जो अपने टॉपिक है उस पर एंटर करेंगे। अभी ये हम कीवर्ड थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है। अब ओवरड्राफ्ट क्या है, देखिए ये एक फैसिलिटी है। किस चीज़ की फैसिलिटी है, लोन के रूप में पैसा निकालने की, ठीक है। कैसी फैसिलिटी है ये, एक मिनट, ये एक प्रकार की लोन के रूप वाली क्या है, सुविधा है। मैं आसान भाषा में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप चीज़ें डाइजेस्ट कर पाएँ। ये एक प्रकार की लोन के रूप में मिलने वाली सुविधा है। अब ये लोन के रूप में मिलने वाली सुविधा कैसे है, लोन नहीं है लेकिन लोन के रूप में मिलने वाली सुविधा है। कैसे, अभी बताऊंगा मैं कि कैसे ये लोन से अलग होता है, लेकिन लोन के रूप में मिलने वाली सुविधा है, लोन जैसा ही होता है। जैसे आप कह सकते हैं बैंक में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास बैंक में आपका अकाउंट है, कोई अकाउंट है, इसमें आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, पैसे नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे मान लेते हैं आपके अकाउंट में 1000 रुपये पड़े हुए हैं, 1000 रुपये पड़े हुए हैं बैंक में, और ये 1000 रुपये आपके अकाउंट में पड़े हैं और आपको 5000 रुपये की नीड है। कितने की आवश्यकता है, 5000 की। तो यानी कि 1000 पड़े हैं, 4000 की आपको और आवश्यकता है। 5 टोटल यूज़ करना, आपको 4000 की और आवश्यकता है, 1000 बैंक में आपके पड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोन के तौर पर क्या है, लोन के तौर पर क्या है, ओवरड्राफ्ट के रूप में, लोन के तौर पर ओवरड्राफ्ट के रूप में, एक मिनट, ओवरड्राफ्ट के रूप में क्या होता है, ये आपको 5000 रुपये मिल जाएंगे, 5K मिल जाएंगे, ठीक है। किसके तौर पर, ओवरड्राफ्ट के तौर पर आपको कितने मिल जाएंगे, 4000 रुपये, 1000 तो अकाउंट में था, 4000 और मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 5000 मिल जाएंगे। और आपके अकाउंट में, ठीक है, आप इस 5000 का क्या कर पाएंगे, आप इसका प्रयोग कर पाएंगे, और आपके अकाउंट में, यहाँ पे आगे क्या होगा, आपके अकाउंट में क्या बैलेंस दिखाएगा, कितना बैलेंस दिखाएगा, -4000, -4K दिखाएगा क्या, -4K दिखाएगा। कैसे, 1000 रुपये, 4000 लोन के तौर पे मान लिया, तो आपके अकाउंट में उसमें क्या दिखाएगा, -4K, -4000 रुपये दिखाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सभी को ये सुविधा मिल जाती है ओवरड्राफ्ट की, क्या, तो देखते हैं, आपके पास अकाउंट में पैसा नहीं, अब आपके मन में आ रहा होगा चलिए निकाल लेते हैं पैसे, ओवरड्राफ्ट के रूप में ले लेते हैं, तो ये सभी अकाउंट पर लागू नहीं होती। क्या होता है, नोट क्या है भैया, ये क्या है, ये सभी अकाउंट पर लागू नहीं होती, बल्कि कुछ खास अकाउंट पर, बल्कि कुछ खास अकाउंट, ये अकाउंट लिख रहा हूं, पर लागू होती है, कुछ खास अकाउंट पर लागू होती है। अब ऐसे में तो सभी ले जाकर वहाँ पे छोटा सा लोन के तौर पे 4-5 हज़ार 10,000 रुपये ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये किसी खास अकाउंट पर लागू होती है। जैसे एग्जाम्पल लाइक क्या कर सकते हैं हम, इसका उदाहरण क्या है,
पीएम जनधन योजना। क्या है? पीएम जनधन योजना, जो 2014 में आप पीएम जनधन योजना की शुरुआत आपकी लगातार यहाँ पे जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो उन्होंने पीएम जनधन योजना लेकर आए। तो यहाँ पर इस बैंक में ये सुविधा थी ओवरड्राफ्ट की, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की यहाँ पर सुविधा थी। तो ये लिमिटेड अकाउंट में होती है, लिमिटेड बैंक अकाउंट में होती है, मतलब सभी अकाउंट में नहीं होती आपकी। तो ये आपका क्या करता है, इस तरह से आपका अभी पीएम जनधन योजना क्या है, किस तरह से काम करती है, आगे हम पिलर में पढ़ेंगे इन चीज़ों को आगे सेक्शन में। तो ये इस तरह से आपका क्या करता है, ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट इस तरह से काम करता है, ठीक है। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में लिखें। अभी मैं क्वेश्चन आपको बीच में क्वेश्चन भी दूंगा कि क्वेश्चन का आंसर करने को, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बेस्ड पे एमसीक्यूज भी आपको दूंगा, यूपीएससी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन कमेंट में बताएं कि अगर आपको समझ में आ रहा है, और प्लीज़ लाइक का बटन दबाया करें, ठीक है, ताकि और लोगों तक भी ये जो क्लासेस हैं वो क्या है, पहुँचे। चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्या पढ़ना, जो लास्ट तीसरी क्लास में हमने छोड़ा था, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई वगैरह हमने ये छोड़ा था, ये शुरू करते हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम सीबीएस पढ़ते हैं, एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कल मैंने इंडेक्स में सीबीएस लिखवाया भी था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो एक बार देख के चलें कि ये उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही मैं आगे चीज़ों को प्रोसीड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या है अगला टॉपिक, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब ये क्या है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। हाउ ई बैंकिंग वर्क, हाउ ई बैंकिंग वर्क, यानी कि ई बैंकिंग, जो इंटरनेट आपकी ई बैंकिंग है वो कैसे काम करती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब इसी को कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सीबीसी, ठीक है। ये सीबीसी जो है आपका, ये सीबीसी क्या है, ठीक है, सीबीसी क्या है, सीबीसी क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। देखिए कई लोगों को लग रहा होगा, देखिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अभी जब मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सीबीसी क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, इजीली आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, बहुत आसान शब्दों में मैं इसको डिलीवर करूंगा आपको। देखिए सीबीसी क्या है, प्रश्न ये उठता है। अब ये आसान भाषा में आप ये समझिए कि एक बैंक के विभिन्न ब्रांच होती हैं, आप समझ रहे हैं। अगर कोई एक बैंक होती है एसबीआई, मान लेते हैं एसबीआई कोई बैंक है, तो इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, विभिन्न ब्रांच हैं, विभिन्न क्या होती हैं, ब्रांच होती है। जैसे आपका अकाउंट मान लेते हैं, एक एसबीआई का जो आपका अकाउंट है वो आपका यूपी के गाज़ियाबाद में है, मान लेते हैं यूपी के गाज़ियाबाद में कहीं आपका है, तो एसबीआई में अकाउंट, तो इसकी जो गाज़ियाबाद एसबीआई की जो शाखा है वो विभिन्न शहरों में, लखनऊ में भी होगी, जयपुर में भी होगी, आगरा में भी होगी, आपकी दिल्ली में भी होगी, आपकी मतलब हर जगहों पर होगी। ये शाखाएं, इसकी ब्रांच होती है, हर ब्रांच होती है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई जो आपके आपने जिस अकाउंट, जो आपका अकाउंट है बैंक का, वहीं आसपास में ही सिर्फ एसबीआई का बैंक नहीं है, तो पूरे देश में है, पूरे देश में इसकी शाखा होती है। तो क्या है एसबीआई, ये सिर्फ एसबीआई बैंक ले रहा हूँ, ये विभिन्न कोई भी बैंक हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, पीएनबी हो सकता है, कोई भी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ एसबीआई, आप अन्यथा ना लेंगे, इसको ऐसे ही समझे। मैं जब भी किसी बैंक का नाम लेता हूँ तो वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा होता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एसबीआई की बात हो रही है, एसबीआई को एक एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो एसबीआई की विभिन्न क्या होती हैं, ब्रांच होती हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रांच हैं वो ब्रांच आपस में कोऑर्डिनेट करके अपनी बैंकिंग सिस्टम को चलाती हैं, आपस में सहयोग करके। जैसे क्या करती हैं, थोड़ा सा मैं लिखता हूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसको एक बैंक की विभिन्न ब्रांच होती हैं। अब इसमें क्या होता है, अब वो आपस में क्या करते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके अपने बैंकिंग सिस्टम
अपने बैंकिंग सिस्टम, मतलब जो पेपर वर्क है, इस तरह की जो बैंकिंग सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम को क्या करते हैं, मैं थोड़ा ओवर हैंड राइटिंग होती है इसलिए लिखते चलता हूँ, को चलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, CBC। क्या कहते हैं आपका, इसी को आपको क्या कहते हैं, CBC, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, ये कैसे सहयोग करके बैंकिंग सिस्टम को चलाते हैं, वो मैं अब आपको एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ। एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत सटीक से समझ में आ जाती हैं। और जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो कोई भी टॉपिक आप आंसर लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ आप छोटा एग्जाम्पल देना ना भूलें। एग्जाम्पल जस्टिफाई करता है कि चीज़ें आपको आ रही हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। क्या मैंने बताया कि एक बैंक की विभिन्न ब्रांच होती हैं। अब वो जो ब्रांच है, जैसे SBI की विभिन्न ब्रांचेस हैं, तब वो सारी ब्रांचेज, जैसे SBI आगरा हो गई, SBI दिल्ली हो गई, SBI का गाजियाबाद में कई ब्रांचेज हैं, ये सारी ब्रांचेस क्या करती हैं, आपस में सहयोग करके अपनी बैंकिंग सिस्टम को चलाती हैं। इसी को CBC कहते हैं। अब कैसे चलाती हैं, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आप ये हो सकता है, सपोज कर लेते हैं जेठालाल ने दिल्ली में क्या किया, जेठालाल ने दिल्ली में अपनी कोई SBI ब्रांच हो गई, उसको क्या किया, वहाँ से उसने क्या किया, पैसे दिया। सपोज कर लेते हैं, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर, ये जेठालाल है। जेठालाल ने क्या किया, अपने बैंक से, अपने बैंक SBI में, मान लेते हैं इसका बैंक अकाउंट है SBI में, तो SBI बैंक अकाउंट से इसने क्या किया, इसने पैसा किसको ट्रांसफ़र किया, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया। किसको, SBI से ऑनलाइन किसको ट्रांसफ़र किया पैसा, यहाँ पर एक मिनट, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किया किसको, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र लिख देता हूँ, मतलब स्थानांतरण किया। किसको ट्रांसफ़र किया, भिड़े को किया, भिड़े को। किसको ट्रांसफ़र किया, भिड़े को। अब भिड़े का जो अकाउंट है, एक मिनट, अकाउंट में इस तरह से लिख देता हूँ। ये जो भिड़े का अकाउंट है वो कहाँ पे है, मान लेते हैं भिड़े का जो अकाउंट है वो मुंबई में है, ठीक है। ये अकाउंट भिड़े का कहाँ है, मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में। किस बैंक में है, मान लेते हैं ये ICICI में है, ICICI बैंक में। ठीक है, तो बात को समझिएगा। जेठालाल ने का बैंक अकाउंट SBI में है, इसने ऑनलाइन के थ्रू किसको ट्रांसफ़र किया, भिड़े को, भिड़े के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। पैसा कहाँ पे है, इसका बैंक अकाउंट ICICI बैंक मुंबई में है। ठीक है, अब क्या हुआ, जेठालाल ने तो ट्रांसफ़र कर दिया, कहाँ, मुंबई में अकाउंट इसका ICICI बैंक का। ठीक है, अब ये नहीं आप सेम एक काम करते हैं, इसको, ये आपका ICICI बैंक में नहीं होगा, आप ये अब कोर बैंकिंग सिस्टम पढ़ना है तो ये तो सेम ब्रांच की अगर बात हो रही है तो ब्रांच में ही होगा। भिड़े को अकाउंट ट्रांसफ़र किया मुंबई में, SBI में ही उसकी वो है, SBI में ही क्या है, मुंबई के SBI में ही, SBI ब्रांच में है, SBI बैंक में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, दिल्ली वाले ब्रांच से जेठालाल ने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र किया भिड़े के अकाउंट में मुंबई वाली SBI ब्रांच में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये बैंक जो है, ब्रांच जो है, यहाँ पे दिल्ली वाला जो SBI का ब्रांच है वो मुंबई वाले SBI के ब्रांच से कोऑर्डिनेट करके, सहयोग करके, ठीक है, क्या करेगा, जो आपकी ये बैंकिंग सिस्टम है, ई-बैंकिंग सिस्टम होती है। ठीक है, यहाँ पर ये काम करते हैं, ई बैंकिंग सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, ये लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, पैसा स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे सपोज दैट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर पूरे इंडिया लेवल पर यहाँ पर क्या होता है, ई बैंकिंग होती है पूरे इंडिया लेवल पर। जैसे SBI ये बैंक है, तो SBI बैंक में आपका क्या है, पूरे इंडिया लेवल पर क्या होती है, इसकी क्या होती है, पूरे इंडिया लेवल पर यहाँ पर इनकी ई बैंकिंग सिस्टम होती है, ई बैंकिंग सिस्टम होती है। और हर ब्रांच का डेटा जो होता है वो वहाँ जाता है, क्या होता है, हर ब्रांच का डेटा क्या होता है, कहाँ पे जाता है, पूरे इंडिया लेवल, एक सर्वर पर जाता है, ठीक है, एक सर्वर पर जाता है और इसी सर्वर के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं,
इसी सर्वर के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। एसबीआई दिल्ली वाला ब्रांच, मुंबई वाला ब्रांच इसी सर्वर पर कोऑर्डिनेट कर कर क्या करता है, पैसे एक दूसरे को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से इजी लैंग्वेज में आप अपने उसमें लिख सकते हैं कि जेठालाल ने पैसा दिया दिल्ली से अपनी किसी ब्रांच से और भिड़े को अहमदाबाद में, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मुंबई में एसबीआई वाली ब्रांच से उसको पैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें ब्रांच कोऑर्डिनेशन से चलती हैं और ये पूरे इंडिया लेवल पर इसकी ई बैंकिंग होती है और जो हर ब्रांच का डेटा होता है, ठीक है, और उसी सर्वर से चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होती हैं। हर ब्रांच का डेटा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है। कहने का मतलब अड्डे में ये बैठा हुआ है, ये जो सर्वर है ना, ये जो डेटा है ना, इसी से पता चलता है यहाँ से इस पैसा ट्रांसफ़र हुआ, इससे यहाँ इसके मतलब दिल्ली वाले ब्रांच से यहाँ पर इसको हुआ, यहाँ दिल्ली मुंबई, फिर मुंबई वाले ब्रांच से दिल्ली वाले एसबीआई को गया, फिर आगरा वाले ब्रांच को पैसा इतना आया, ये यहाँ आया। ये एक सर्वर पर काम करते, इसी के कोऑर्डिनेशन से ये सिस्टम क्या होता है, चल पाता है। तो यही क्या है, यही क्या है आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसकी जो है वेब, ये जो सर्वर है वो वेब पोर्टल इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका इसका प्रॉफिट क्या है, ये जो आपने पढ़ा इस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, उसके प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ये है कि ब्रांच की पर निर्भरता थोड़ी कम होती है, ब्रांच बैंकिंग पर, मतलब ब्रांच बैंकिंग पर निर्भरता कम होती है, कम होती है। कहने का मतलब क्या है, ये ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है ना जेठालाल भिड़े को, तो ये ऑनलाइन, अगर उसे तो ब्रांच जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सीधा अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या किसी भी माध्यम से ऑनलाइन उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए ब्रांच जाने के। तो ब्रांच बैंकिंग पर निर्भरता कम होती है, ब्रांच पर थोड़ी निर्भरता का, आप बैंक तो जाएंगे नहीं, इससे आसानी होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग होती है, केंद्रीकृत। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका प्रॉफिट क्या है सीबीसी का, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग, एक मिनट, बैंकिंग। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या होता है, डेटा मैनेजमेंट में आसानी होती है। डेटा मैनेजमेंट में इसमें क्या होती है, आसानी होती है। जैसे मैंने बताया ना, अब इससे ऑनलाइन में जो सीबीसी के थ्रू क्या होता है, सर्वर के थ्रू काम करते हैं, यहाँ पे सारा डेटा होता है कि कहाँ से पैसे आए, एसबीआई वाले कलकत्ता वाले ब्रांच से आया और यहाँ कलकत्ता वाले से आगरा गया, कहाँ गया, सारा क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, ये एक क्या होता है, वेब पोर्टल पर क्या होता है, डेटा मैनेजमेंट यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ब्रांच बैंकिंग पर निर्भरता कम होती है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग होती है, डेटा मैनेजमेंट आसानी से हो पाता है। इसके क्या है, इसके प्रोज हैं, प्रॉफिट हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक देखिए, अभी एसबीआई के चेयरमैन कौन चल रहे हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, एसबीआई के चेयरमैन कौन चल रहे हैं, एक बार कोई बताए कमेंट सेक्शन में। मैं अभी लिखूंगा, लेकिन आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से एसबीआई के चेयरमैन अगर आपको पता है तो आप लिख दें। एसबीआई के चेयरमैन, मैं बेसिक जानकारी के लिए मैं ये पूछ रहा हूँ, चेयरमैन कौन चल रहे हैं आपके अभी, दिनेश कुमार खारा। कौन चल रहे हैं, दिनेश कुमार खारा, ये चल रहे हैं आपके एसबीआई के चेयरमैन। अब एसबीआई जो बैंक है या फिर कोई भी बैंक हो गया, सिर्फ एसबीआई नहीं, ये तो मैं बेसिक जानकारी के लिए एसबीआई के चेयरमैन के का नाम बताया, दिनेश कुमार खारा। एसबीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये सब बैंक क्या है, ये पीपल्स बैंक है, लोगों के बैंक हैं। एसबीआई जो हो गया, ये सारे बैंक क्या किसको क्या कहलाते हैं, ये सब सारे बैंक क्या कहलाते हैं, पीपल्स बैंक, पीपल्स बैंक, लोगों का बैंक, लोगों का बैंक। आप डायरेक्ट लोगों का बैंक क्यों कहते हैं, आप जाते हैं, इनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो लोगों का बैंक है, बैंक्स पीपल्स बैंक है इसे बोलते हैं। अब इसी के साथ साथ एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस और जो पीएनबी, जो भी जितने बैंक हैं, पंजाब एंड सिंध, जो भी जितने बैंक हैं, इन सारे बैंक के ऊपर कौन है, उसके ऊपर आरबीआई है। इन सभी
ICICI, पंजाब बैंक, मतलब ETC जो भी जितने बैंक हो क्या आप, ये पीपल्स बैंक है। और इन सभी के ऊपर क्या है, इन सभी बैंकों के ऊपर कौन है, ऊपर RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI को क्या कहते हैं, ठीक है, RBI को क्या कहते हैं, RBI को क्या कहते हैं, RBI को बैंकर्स बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। बात को समझिएगा, बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक, ये लोगों का बैंक है। ये जो आपका है ये SBI हो गया, ICICI, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, और आपका जो डिफरेंट बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक हो, ये सारे लोगों के बैंक हैं, आप सीधा इंटरेक्ट कर पाते हैं। और ये जो RBI है ये बैंकर्स बैंक है, यहाँ पे बैंक अपने क्या करते हैं, पैसे क्या करते हैं, जमा करते हैं RBI के पास। मतलब RBI के पास सभी बैंकों का एक अकाउंट होता है। RBI के पास SBI का भी एक अकाउंट होगा, ICICI का एक अकाउंट, पंजाब का होगा, पंजाब एंड सिंध का होगा, एक्सिस का होगा, जितने भी बैंक हैं सबका अकाउंट RBI के पास होता है। तो ये क्या है, बैंकर्स बैंक इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ऊपर होता है RBI। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, क्या नोट कर सकते हैं, क्या सभी बैंक का अकाउंट RBI में होता है। क्या है, सभी बैंक का अकाउंट, ये अकाउंट लिखता हूं मैं A ऑब्लिक से। ठीक है, अकाउंट का, सभी बैंक का अकाउंट RBI के पास होता है। ठीक है, अब ये जो बैंक का अकाउंट सभी होता है वो करंट अकाउंट होता है। क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। ठीक है, अब ये करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, आगे फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, बस इतना जानिए। करंट अकाउंट होता है, सभी बैंकों का एक अकाउंट होता है, 2-3 तरह अकाउंट होते हैं, अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट सभी बैंकों का किसके, RBI के पास होता है। अभी सिर्फ इतना जाने, ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो सभी बैंकों का अकाउंट RBI के पास जब होता है तो RBI का भी क्या है, RBI का भी क्या है, RBI का भी CBS होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अभी मैंने CBC पढ़ाया ना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, वही जो सारे पैसे, सारे जैसे SBI की ब्रांच हो गई तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके सारे ब्रांचों का एक पोर्टल होता है, यहाँ पर सारी क्या बोलते हैं, डेटा यहाँ पर होता है। तो SBI का तो आपका एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन तो होता ही है, CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता ही है। अब ये जो आपका RBI है, RBI का भी एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन RBI का होता है। क्यों होता है, क्योंकि RBI के पास भी क्या है, अकाउंट हैं, किनके, बैंकों के अकाउंट RBI के पास है ना, सारे बैंकों के। तो RBI के पास भी ये जरूरी हो जाता है कि क्या हो, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो। ठीक है, बैंकों के पास क्यों जरूरी होता है, सारे बैंक, SBI, PNB, इन सबों के पास कोर बैंकिंग होना क्यों जरूरी है, कोर बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि लोगों का अकाउंट, हमारा आपका सभी का अकाउंट तो बैंकों में होता है ना, SBI और अदर बैंक में। यही वजह है कि उनके पास CBS होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। अब ये RBI के पास भी CBS होता है। क्यों, क्योंकि RBI के पास इन बैंकों का अकाउंट होता है, इसीलिए RBI के पास CBS होता है, मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो नोट के तौर पर आप क्या लिखेंगे, नोट के तौर पर ये क्या है, सभी बैंकों का RBI के पास क्या होता है, अकाउंट होता है, सभी बैंकों का अकाउंट RBI के पास होता है। ऐसे में RBI का अपना CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसे में RBI का अपना क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। और जो RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये ई-कुबेर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ई-कुबेर के नाम से, एक मिनट, ई-कुबेर के नाम से जानते हैं, ई-कुबेर कहते हैं। ठीक है, ये जो कोर, ऐसे में RBI का अपना CBS है और इस CBS को ई-कुबेर कहते हैं। RBI के जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है उसको ई-कुबेर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया आपका, ये कोर बैंकिंग
सॉल्यूशन हो गया। ये कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब चलिए, ये तो आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन इसी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम उसी तरीके से है जैसे यूपीएससी पूछता है। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के ऊपर ही है, जो अभी मैंने पढ़ा है इसी पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में देना। कल दूसरी क्लास जो मैंने ली थी उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन मैं करूँगा, पढ़ूंगा, कुछ समय आपको दूंगा, उसके पास मैं डिस्कस करूँगा। और जो आंसर आपको लगे सही वो इस वीडियो के कमेंट में आप आंसर इसके कमेंट करिएगा प्लीज़। और ये मत देखिए अभी तो मैं सॉल्यूशन इसका बता दूंगा क्या सही आंसर है, लेकिन अपने मन से करिए, बेशक वो गलत हो, नहीं आ रहा है तो भी आप करिए। आप ये कमेंट करिए समझ में नहीं आया और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ मुझसे, तो भी आप कमेंट में करिए, लेकिन कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में कौन सा नीचे दिए गए कथन जो है वो कौन सा गलत है। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इनकरेक्ट मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो सीबीसी मैंने आपको पढ़ाया है उसके बारे में ये जो 3 स्टेटमेंट आपकी दी गई हैं, ये इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका गलत कथन है उसको खोजना है। ठीक है, चलिए अब पहला जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो ये है कि इट इज़ ए नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांच विच इनेबल कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट। यह बैंकों की शाखाओं की एक नेटवर्किंग है जो ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाती है, चाहे वे अपना खाता कहीं भी खोलें। ठीक है, क्या है ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ एन ऑफर टू इंक्रीज आरबीआईज कंट्रोल ओवर कॉमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन। यह कंप्यूटरीकरण के माध्यम से वाणिज्य बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने की पेशकश है। तीसरा इट इज़ ए डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों वाले बैंकों को दूसरे बैंकों द्वारा अपने अधीन ले लिया जाता है। तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने, 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। इन तीनों में क्या बताना है, ये इनकरेक्ट, इस पर नज़र आपकी होनी चाहिए। इन तीनों में सीबीएस के बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। ऑप्शन आपके हैं आंसर कोड, पहला कौन सा गलत है, सिर्फ पहला गलत है, या फिर दूसरा और तीसरा गलत है, या फिर पहला और तीसरा गलत है, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत है। मतलब इसमें पूछा है कौन सा गलत है सीबीसी के बारे में। अब आप इसका आंसर दें, आप इसका आंसर दें कमेंट में, प्लीज़ कमेंट करें इसका आंसर क्या है, क्या हो सकता है। अभी तुरंत पढ़ा है हमने सीबीसी। इस तरह के क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किए जाते हैं कि आपको तुरंत ये समझ में आना चाहिए कि आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अब देखिए, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ और आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, क्या है कैसे। और जिनके आंसर सही हो रहे हैं ये मान के चलिए आप सही से पढ़ रहे हैं। आप सही से पढ़ने का मतलब आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। नहीं समझ में आ रही तो फिर से आप चीज़ों को पढ़ें। अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हुआ तो पहले जो टॉपिक सीबीसी पढ़ा है उसको फिर से एक बार देखें। ठीक है, सॉल्व करें, आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब पूछा है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में कौन सा क्या है गलत है, मतलब सही नहीं पूछा है, गलत कथन पूछना है। इसमें से कौन सा गलत दिया गया है, क्या गलत कह रहा है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि यह बैंकों की शाखाओं की एक नेटवर्किंग है जो ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाती है, चाहे वे अपना खाता कहीं भी खोलें। कोर बैंकिंग सिस्टम से अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने, कहा है कि यह बैंकों की शाखाओं की एक नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग है या नहीं है, मैंने बताया क्या, दिल्ली से जेठेलाल ट्रांसफ़र कर रहा है किसके अकाउंट में, बीडे के अकाउंट में मुंबई में, तो एसबीआई दिल्ली से एसबीआई मुंबई पैसा आ रहा है। तो ये शाखाओं की एक नेटवर्किंग है कि नहीं है ना, जो ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाती। यानी कि सीबीसी के बारे में ये स्टेटमेंट क्या है, सही है ये स्टेटमेंट।
ठीक है। और पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये तो सही है, ठीक है, ठीक है, तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, किस बारे में, किस बारे में, सीबीसी के बारे में सही स्टेटमेंट है। ये मैं लिख देता हूं, ये सीबीसी के बारे में सही है, सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए दूसरा, यह कंप्यूटरीकरण के माध्यम से वाणिज्य बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने की पेशकश है। क्या मैंने कभी ऐसा अभी जो बताया उसमें कहीं ये बताया कि कंप्यूटर के माध्यम से वाणिज्य बैंकों पर आरबीआई के नियंत्रण बढ़ाने की पेशकश है? ये है ऐसा क्या सीबीसी के बारे में? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, सीबीसी के बारे में ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब आगे क्या है, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी गैर निष्पादित परिसंपत्ति वाले बैंक को दूसरे बैंक द्वारा अपने अधीन ले लिया जाता है। ये क्या ऐसा बताया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में मैंने बताया कि इसके थ्रू एक बैंक दूसरे बैंक के अधीन हो जाते हैं, ऐसा बताया? सीबीसी के बारे में नहीं बताया ना, तो ये भी गलत है। सीबीसी के बारे में क्या है, गलत है। सीबीसी के बारे में किसके बारे में गलत है? गलत है सीबीसी, कोर बैंकिंग, सॉरी सीबीएस के बारे में, ये सीबीएस लिखना मैं भूल गया, सीबीएस के बारे में ये भी गलत है और ये भी गलत है सीबीएस के बारे में, ठीक है। पूछा क्या, अब देखिए पूछा क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में कौन से गलत कथन है, गलत कौन है, ये तो सही है ना पहला, गलत कौन है, दूसरा और तीसरा क्या है, गलत है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन बी 2 और 3 ये सही हो जाएगा। यही 2 और 3 जो है स्टेटमेंट गलत हैं, तो इस तरह से ये आंसर आपका सही हो जाता है। अब एलिमिनेशन प्रोसेस का अगर यूज़ करते हैं और आपको पता चल गया, यहाँ पे आपको मान लेते हैं पता चल गया कि पहला स्टेटमेंट सीबीएस के बारे में अगर आपको मालूम है कि ये क्या है, ये सही है, ये सही है, तो पहला स्टेटमेंट अगर सही है तो यहाँ से पहला एलिमिनेट हो जाता है। कहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, अगर पहला सही है तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। पहला इसमें भी है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, पहला तो इसमें भी है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत। तो अगर पहला ही ऑप्शन अगर आपको सही मिल गया, एक भी ऑप्शन आपके पता है कि इसके सीबीएस के बारे में, तो आप क्या कर पाएंगे, एलिमिनेट करके आसानी से इन दोनों को पढ़े बिना भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में ये गलत कथन है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाए जाना है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने छोटे छोटे देखिए आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में, ठीक है। ये अगर आप में ये आर्ट आ गया, ये स्किल डेवलप हो गई, तो आपकी जो पढ़ने की ये माने कि आप का जो पढ़ने का तरीका है वो बिल्कुल सही है। अगर इससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, हर टॉपिक जो पढ़ें उससे पॉसिबल जो अपने भी बनाने की कोशिश करें, अपने से बनाने, जैसे कोई टॉपिक आप स्वयं से पढ़ रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं उससे यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछ सकता है, किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है, उस तरह के खुद से अगर आप प्रश्न बनाने की कैपेसिटी डेवलप कर लिए तो ये मान कर चलिए यूपीएससी के क्वेश्चन आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं, आपके थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने सीबीसी को देखा, ठीक है, क्या देखा हमने, सीबीसी को देखा कि कैसे सीबीसी वर्क करता है, ठीक है। ये ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू किस तरह से लोग अपना पैसा एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाते हैं सेम बैंक के थ्रू, ठीक है। तो एसबीआई किस तरह से, एसबीआई जो है ये एसबीआई, आईसीआईसीआई, पंजाब, ये पीपल्स लोगों का बैंक है और आरबीआई इन बैंकों के ऊपर है, इन सभी बैंकों के ऊपर है और आरबीआई बैंकर्स बैंक कहलाता है, ठीक है। और किस तरह से आरबीआई के पास ये सारे जो बैंक हैं, एसबीआई, आपका जितने बैंक हैं, एसबीआई हो गया, आपका आईसीआईसीआई, एक्सिस हो गया, पंजाब एंड सिंध हो गया, पंजाब बैंक, जो भी बैंक हैं उन सारे बैंकों का करंट अकाउंट किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। और जब आरबीआई के पास करंट अकाउंट है तो आरबीआई को भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और यही जो आरबीआई का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, ई कुबेर कहलाता है, ई कुबेर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी ये क्या है, सारी ई बैंकिंग कैसे वर्क करती है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें ये इस हिसाब से काम करती हैं, ठीक है। अब चलिए मैंने एक मिनट, इसको मैं थोड़ा प्रोसीड करता हूँ। मैंने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे अगले पेजेस से हमने यहाँ पे
जो आपकी तीसरी लेक्चर थी उसमें आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई, इस तरह के वर्डों को बताया था मैंने। इस तरह के ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था कि आगे पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। हमने बोला था कि आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे आरटीजीएस के बारे में। किसके बारे में? आरटीजीएस के बारे में आप पढ़ेंगे। आरटीजीएस क्या होता है? आरटीजीएस का फुल फॉर्म एक बार मैं बताता हूँ क्या है। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसको जो आरटीजीएस है वो अभी इतना जान के चलिए कि ये हाई वैल्यू सेटलमेंट है। ठीक है, हाई वैल्यू क्या है? सेटलमेंट है। मतलब यहाँ पर आप अभी सिर्फ इतना जानकर चलिए, यहाँ पर आरटीजीएस है, ये क्या है? ये पैसे ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। ठीक है, ये जितना मैं बता रहा हूँ आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब पैसे ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। पैसे ट्रांसफ़र मतलब ऑनलाइन जब पैसे ट्रांसफ़र होते हैं उसी का एक माध्यम है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा है। तो ये आरटीजीएस जो है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है, ये हाई वैल्यू सेटलमेंट इसलिए ये बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, छोटी मात्रा में नहीं होते हैं। ये पैसे जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में। तो अभी सिर्फ इतना जान के चलिए, अभी मैं ब्रीफ डिस्कस करूंगा आरटीजीएस के बारे में। ठीक है, तो इसी को इसीलिए बोलते हैं हाई वैल्यू सेटलमेंट, सबसे हाई वैल्यू, ठीक है, सेटलमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। अगला हमें क्या पढ़ना है? अगला हमें पढ़ना है नेफ्ट के बारे में, एनईएफटी के बारे में। क्या एनईएफटी के बारे में पढ़ना है? क्या फुल फॉर्म है नेफ्ट का? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, नेफ्ट का ये फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और ये जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ आरटीजीएस का, नेफ्ट का, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, इन सब फुल फॉर्म को, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो आरटीजीएस है आपका, ये जो आरटीजीएस है ये कौन मैनेज करता है? ये मैनेज बाय आरबीआई इसको क्या करता है? मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। इसको कौन देखता है? आरबीआई देखता है। इसको प्रबंधन कौन करता है? आरबीआई मैनेज्ड बाय आरबीआई। ठीक है, मैनेज मतलब प्रबंधन करना, आरबीआई से प्रबंधित करता है हिंदी में कहे तो। ठीक है, और इसको भी क्या करता है? इसको भी आरबीआई ही मैनेज करता है। आरबीआई मैनेज मतलब प्रबंधन करता है, इसका करता है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा नेफ्ट। तीसरा क्या है? ये अभी हम खोल के पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ ऊपर आपको बता रहा हूँ। तीसरा हमें क्या पढ़ना है? आईएमपीएस के बारे में। क्या पढ़ना है हमको? आईएमपीएस के बारे में। आईएमपीएस का मतलब क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या कहलाता है यहाँ पे? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये क्या है इमीडिएट पेमेंट सर्विस? ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। और इसको कौन प्रबंधन करता है? इसका प्रबंधन कौन करता है? आपका कौन सी बॉडी है? एनपीसीआई है, एनपीसीआई। ठीक है, अभी एनपीसीआई के बारे में मैंने कल आपको बताया था, आगे हम एनपीसीआई के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना जानकर चलिए, इसका प्रबंधन, इसको मैनेज कौन करता है? एनपीसीआई करता है। ठीक है, अब अगला हमें क्या पढ़ना है? हमें यूपीआई पढ़ना है। यूपीआई क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड आपका पेमेंट इंटरफेस क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है इसका। इसको कौन प्रबंधन, इसका कौन करता है? मैनेज कौन करता है? प्रबंधन रेगुलेटेड कौन करता है इसको? आरबीआई। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन में वो डाल देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। प्रबंधन इसका मैनेज बाय कौन करता है? कौन सा आरटीजीएस जो है ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मैनेज किसके द्वारा होता है? नेफ्ट, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं। ठीक है, अब यूपीआई तो आप जानते होंगे, अभी ब्रीफ में भी पढ़ेंगे। यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे आप पेटीएम से, अन्य माध्यम से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। किसी शॉपकीपर से आप कुछ खरीद रहे हैं तो सीधा आप वहाँ पे पेमेंट करते हैं। तो अब आज तो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में भी लोग यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं, यूपीआई के जो सर्विसेज हैं उनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफाइड पेमेंट सर्विसेज को बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? देखिए, जो आपका ये आईएमपीएस है,
ठीक है। IMPS जो है इसकी मदद से जो है NPCI ने भी UPI बनाया है, ठीक है। IMPS की मदद से क्या किया है, NPCI इसने जो है ये जो प्रबंधन करना है IMPS का, उसने क्या बनाया है, उसने क्या बनाया है, UPI बनाया है, ठीक है। UPI बनाया है, कैसे बनाया है मैं अभी आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। जैसे आपका मैं ये कह सकता हूँ कि चलिए मैं अभी आपको बाद में इसको डिस्कस करूँगा क्या है, किस हिसाब से है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग जानते हैं क्या पढ़ते हैं, किसके बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, नेफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ये जो आपका दूसरा वाला है NEFT, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या है, कैसे RBI मैनेज करती है, ये सारी चीज़ें हम अब देखते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं हम, RBI, एक मिनट, RBI। चलिए अब यहाँ पे हम डालते हैं, क्या डालते हैं, क्या पढ़ना है अपन लोगों को, NEFT, क्या पढ़ना है, नेशनल, क्या पढ़ना है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये देखते हैं NEFT क्या है। अब देखिए NEFT को अगर आसान शब्दों में कहें, अगर मैं एकदम आसान शब्दों में सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद डिटेल में जाऊँगा कैसे वर्क करता है पूरा NEFT, ठीक है। देखिए आप ये कह सकते हैं ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा आप अपने खाते से, अपने अकाउंट से जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, मतलब मोबाइल से, इंटरनेट के रूप में क्या करते हैं, हमारे देश के अन्य बैंकों में आप क्या कर पाते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। अब ये सारा काम तो सभी का है, ये सारा काम तो सभी का है। सभी का मतलब क्या है, ये तो ऑनलाइन RTGS से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र NEFT से भी होता है, IMPS, तो इसका भी यही काम है। क्या है, नेफ्ट का भी वही काम है कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। किससे, अपने बैंक अकाउंट से, अपने बैंक खाते से दूसरों के बैंक खातों में आप क्या करते हैं, पूरे देश में कहीं भी, आप यहाँ पे छोटे से गांव में हैं और आप मुंबई में पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में और अन्य जगहों पे पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो NEFT के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप कंप्यूटर से और बैंकिंग, नेट बैंकिंग सिस्टम से आप इसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर क्या है, NEFT उसी का एक पार्ट है। लेकिन ये काम कैसे करता है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, वो अब हम देखते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे मैं सेंडिंग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सेंडिंग लिखता हूँ, ठीक है। ये कोई कस्टमर है, आप एक मिनट में इसको, चलिए सेंडिंग लिखता हूँ, ये कोई कस्टमर है, ये कोई क्या है, कस्टमर है, कस्टमर एक है, मान लेते हैं, छोड़िए हटाइए, कस्टमर एक, कस्टमर कोई जेठालाल है, मान लेते हैं जेठालाल है, और ये कस्टमर क्या है, कोई ये कस्टमर अगला कोई दूसरा कस्टमर है, इसका नाम भिड़े है, भिड़े है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम डालते हैं क्या, फ्रॉम SBI टू ICICI बैंक, ICICI बैंक। अभी समझिएगा, इस बातों को एकदम आसानी से आपको समझा रहा हूँ क्या है। मतलब ये जो कोई कस्टमर है जेठालाल और ये दूसरा कस्टमर है, पहला कस्टमर दूसरा कस्टमर, पहला कस्टमर जेठालाल है, दूसरा कस्टमर भिड़े है। ये जो जेठालाल पहला कस्टमर है आपका, वो अपने SBI बैंक से, अपने SBI बैंक से ICICI बैंक को, किसी ICICI बैंक को कितना पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। वहीं किससे, NEFT के द्वारा ये ट्रांसफ़र कर रहा है। वहीं क्या है, भिड़े जो दूसरा कस्टमर है वो भी क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, सेम टाइम पर 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का ट्रांसफ़र कर रहा है अपने SBI बैंक से ICICI बैंक को। किसको, फ्रॉम SBI टू ICICI बैंक, मतलब कस्टमर जेठालाल का अकाउंट SBI बैंक में है, वो अपने SBI बैंक से किसी ICICI बैंक में, किसी ICICI बैंक में, मान लेते हैं जेठालाल को कहीं एडमिशन लेना है, यहाँ पे एक फिर और तोड़ के मैं समझाता हूँ। मान लीजिए जेठालाल को IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेना है, IIM अहमदाबाद, या फिर आप कह सकते हैं IIT दिल्ली, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जेठालाल को एडमिशन लेना है। तो जो IIT दिल्ली में मान लेते हैं जेठालाल को एडमिशन लेना है, तो IIT दिल्ली के ICICI बैंक में ये 5 लाख रुपए जेठालाल क्या कर रहा है, अपने SBI अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। और भिड़े को भी एडमिशन मान लेते हैं, उसको भी लेना है, तो ये भी अपने SBI अकाउंट से 5 लाख रुपए IIT दिल्ली के ICICI अकाउंट में 5 लाख रुपए
ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये जो ट्रांसफ़र जेठालाल और भिड़े ने किया वो कब किया, टोटल कब किया, एक मिनट मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। टोटल ये आपका ट्रांसफ़र किया सुबह के 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में, सुबह 9 से 9:30 के बीच में ट्रांसफ़र किया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल एसबीआई के अकाउंट से आईसीआईसीआई बैंक को कितना गया, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख रुपए टोटल क्या हुई, नेट इनकमिंग क्या हुई, नेटवर्थ क्या हो गया, नेट इनकमिंग यानी पैसा आया, किसको आया, नेट इनकमिंग 10 लाख रुपए किसका है, एसबीआई बैंक से आईसीआईसीआई बैंक को। मतलब एसबीआई, अभी आप ब्रांच वगैरह छोड़ दें, एसबीआई बैंक से आईसीआईसीआई बैंक को कुल कितना आया, आधे घंटे में सुबह 9 से 9:30 के बीच में 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए आया, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। उसी टाइम पर, सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, ठीक है, क्या हुआ, उसी टाइम पर ऐसा हुआ कि कोई दूसरा कस्टमर है, मान लेते हैं उसी टाइम पर क्या हुआ, यहाँ पे मैं कस्टमर लिखता हूँ, एट द सेम टाइम कस्टमर राम और पहला, और दूसरा एक कोई कस्टमर है, कस्टमर श्याम, ठीक है। ये 2 कस्टमर हैं, इन दोनों कस्टमर ने क्या किया, एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ये कस्टमर श्याम है और ये कस्टमर क्या है, कस्टमर राम है, ठीक है। तो राम और श्याम 2 कस्टमर हो गए। इन्होंने, ये जो कस्टमर हैं, सेंडिंग, इसको सेंडिंग लिख देता हूँ, ठीक है, 2 कस्टमर हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आईसीआईसीआई बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से एसबीआई बैंक में, एसबीआई में पैसे भेजें। कितने भेजें, मान लेते हैं कस्टमर श्याम ने अपने आईसीआईसीआई बैंक से कितना भेजा, 5 लाख रुपए भेजा, किसको, एसबीआई अकाउंट में। किसके एसबीआई अकाउंट में, मान लीजिए इसको भी कहीं एडमिशन लेना है, किसी के भी अकाउंट में भेजा, मान लेते हैं, वहाँ पे तो मैंने बताया था, मतलब ये मान के चलिए किसी के एसबीआई में भेज दिया, अपने आईसीआईसीआई बैंक से 5 लाख रुपए किसी के एसबीआई अकाउंट में भेजा, नाम मैं अभी नहीं लेता हूँ, किसी भी अकाउंट में भेज दिया, एसबीआई को जा रहा है पैसा। और श्याम ने क्या किया, श्याम ने 5 लाख भेजा, और राम ने क्या किया, राम ने भी अपने आईसीआईसीआई बैंक से किसको भेजा, एसबीआई बैंक को कितना भेजा, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है, भेजा। तो यहाँ पे जो आपकी क्या हो गई, आपकी नेट इनकमिंग हो गई, वो कितनी हो गई, नेट इनकमिंग, मतलब सेम टाइम में, उसी के बीच में, सेम टाइम का मतलब क्या है, उसी 9 से 9:30 के बीच में, सुबह में ही, सेम टाइम। एक समय क्या हो रहा है, एक समय हो रहा है कि जेठालाल अपने एसबीआई से आईसीआईसीआई में 5 लाख रुपए भेज रहा है, वहीं भिड़े भी 5 लाख रुपए भेज रहा है, किससे, एसबीआई से आईसीआईसीआई में। तो कुल एसबीआई से आईसीआईसीआई में कितना गया पैसा, कुल एसबीआई बैंक, मान लेते हैं कुल एसबीआई बैंक है, ठीक है, जेठालाल और भिड़े का एक ही अकाउंट है, तो किसमें है, एसबीआई बैंक में है, तो एसबीआई से आईसीआईसीआई बैंक में कुल कितना गया, 10 लाख रुपए गए, ठीक है, गए ना। अब वहीं सेम टाइम पर क्या हो रहा है, उसी समय कोई दूसरा राम श्याम भी कस्टमर है, श्याम 5 लाख रुपए अपने आईसीआईसीआई बैंक से किसको भेज दिया, एसबीआई को, और राम ने आईसीआईसीआई बैंक से एसबीआई को 3 लाख रुपए। तो कुल कितना हो गया, यहाँ पे नेट क्या हो गया, 8 लाख रुपए। नेट इनकमिंग क्या हुई, 8 लाख रुपए। तो अब देखिए सेटलमेंट कैसे होता है, अब ये जो 10 लाख रुपए हैं, एसबीआई को किसको भेजना है, एसबीआई को आईसीआईसीआई बैंक को कितना भेज देना है, 10 लाख रुपए देना है, और उसी सेम टाइम पर किसको, आईसीआईसीआई बैंक को एसबीआई को कितना देना है, 8 लाख रुपए। मतलब समझिए कि यहाँ पे नोट के रूप में मैं लिखता हूँ, एकदम समझाने इजी लैंग्वेज, एकदम तोड़ के समझा रहा हूँ, ताकि आपको, जो बच्चे, गांव के बच्चे जो इकोनॉमी को बहुत हवा समझते हैं कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो थोड़ा समझने में आसानी हो। तो क्या करना है, एसबीआई को आईसीआईसीआई को
कितना देना है? एसबीआई को आईसीआईसीआई को 10 लाख रुपए देना है। कितने देना है? को 10 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेठालाल ने और भिड़े ने ट्रांसफ़र किया आईसीआईसीआई को, तो एसबीआई को आईसीआईसीआई को 10 लाख रुपए देने हैं। और वहीं सेम टाइम पर क्या है आईसीआईसीआई बैंक को एसबीआई को कितना देना है? एसबीआई को कितना देना है? 8 लाख रुपए। ये 8 लाख हो रहे हैं ना, रामश्याम ने अपने आईसीआईसीआई से एसबीआई को भेजा है, 8 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, तो अब कैसे ये ट्रांजैक्शन कैसे होता है? ये क्या एसबीआई जो है अपना एक ट्रक भेजेगा आईसीआईसीआई के पास 10 लाख रुपए लेकर, क्या ऐसा होगा? या फिर आईसीआईसीआई बैंक फिर 8 लाख रुपए देने भेजा, फिर वो दूसरे फिर चीज़ों को फिर चीज़ें एक दूसरे से सही से मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा? यहाँ पे सेटलमेंट होगा। देख सकते हैं कि एसबीआई, मैं फिर से थोड़ा सा इसको इक्वेशन के रूप में लिखता हूँ। एसबीआई को देने हैं किसको? आईसीआईसीआई को देने हैं 10 लाख देने हैं। ठीक है, और आईसीआईसीआई जो है एसबीआई को कितना देना है? 8 लाख रुपए मैं बात कर रहा हूँ, रुपयों की बात कर रहा हूँ यहाँ। 8 लाख रुपए देने हैं। तो एसबीआई के पास आईसीआईसीआई का कितना पड़ा है? 10 पड़ा है, और आईसीआईसीआई के पास एसबीआई का कितना पड़ा है? 8 लाख रुपए। ज़्यादा किसके पास पड़ा है? ज़्यादा एसबीआई के पास पड़ा है ना। 2 लाख रुपए तो ज़्यादा पड़ा है आईसीआईसीआई का। तो कहने का मतलब है ये सेटलमेंट ऐसे थोड़ी ना करेंगे कि ये इसको ट्रक भेजेगा कि अब ये एसबीआई को आईसीआईसीआई भेज रहा है, आईसीआईसीआई को एसबीआई भेज रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये सीधा क्या होगा? यहाँ पे क्या है? 2 लाख रुपए का क्या है? पॉजिटिव में कौन सा है? आईसीआईसीआई है। तो यहाँ पे ऑनलाइन सेटलमेंट होगा। ये क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ पे क्या होता है? सेटलमेंट तुरंत होता है। कैसे होता है ये सेटलमेंट आपका कैसे होता है? आपको मैंने पहले ही बताया। क्या बताया आपको? मैंने पहले ही बताया कि आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है? नोट के रूप में आप लिखें। पहले ही मैंने क्या बताया? आरबीआई क्या है? आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है। और क्या बताया मैंने? और ये मैंने बताया कि आरबीआई के पास क्या है? आरबीआई के पास सभी बैंकों का करंट अकाउंट है। ठीक है, तो जब सभी बैंकों का करंट अकाउंट आरबीआई के पास है, तो यहाँ पर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इसको मैनेज करेगा, और आरबीआई मैनेज कर क्या करेगा? यहाँ पर सीधा क्या है? आईसीआईसीआई के पास क्या है? आईसीआईसीआई का 2 लाख रुपए यहाँ पे सीधा सेटलमेंट कर देगा। सभी बैंकों के अकाउंट में क्या करेगा? यहाँ पे जब सभी बैंकों का अकाउंट जो आरबीआई के पास है, तो यहीं सभी बैंकों के अकाउंट में, यहाँ एसबीआई के अकाउंट में और आईसीआईसीआई के अकाउंट को यहाँ सेटलमेंट यहाँ पे कर देगा जो आरबीआई है। और यहाँ पर क्या है? सीधा किसी के अकाउंट में इधर उधर नहीं करेगा, सीधा प्लस माइनस करके एसबीआई के अकाउंट में क्या कर देगा? एसबीआई के अकाउंट से 2 लाख रुपया क्या कर देगा? यहाँ पर आईसीआईसीआई को भेज देगा। और यहाँ पे चीज़ों का ट्रांजैक्शन 8 लाख रुपए तो पहले से ही प्लस माइनस तो थे ही, जो सेटल हो गया। यहाँ पे 2 लाख रुपए क्या है? भेज देगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आरबीआई क्या करता है? यहाँ आरबीआई के थ्रू सेटलमेंट होता है, पैसा अकाउंट से कट जाता है। तो यही क्या है? ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसी को कहते हैं। और समय कितना लगता है? अब ये समय थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको। समय कितना लगता है? टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग क्या है? ये 30 मिनट का समय लगता है। किसमें? आपका NEFT ट्रांसफ़र में 30 मिनट का। अब यहाँ पे क्या होता है? 30 मिनट का समय लगता है, और 30 मिनट का लगता है जब आप NEFT के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, नेफ्ट के थ्रू जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप कस्टमर होते हैं, तो कस्टमर के आपका जो स्क्रीन है उस पर सीधा क्या आ जाता है? लिखकर कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। इंस्टेंट में तो आपके स्क्रीन पर आ जाता है कि हाँ पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, स्क्रीन पर पॉपअप बन के आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में ये कितना समय लगता है? बैंक प्रशासन की तरफ से यहाँ पे 30 मिनट लगता है इसको ट्रांसफ़र करने में। आपके पास तो सीधा स्क्रीन पे आ जाता है, लेकिन बैंक प्रशासन में 30 मिनट इसका समय यहाँ पे आपको लगता है। तो भैया इसको अगर इजी लैंग्वेज में
मैं बताऊं तो ये क्या है, एनईएफटी को अगर डिफाइन करने को मैं बोलूं तो ये क्या है, आप ये कह सकते हैं ये एक ऐसी प्रणाली है जो आपके खाते से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमारे देश के अन्य बैंकों में किसी अन्य खातों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, एनईएफटी को लिखकर यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, एनईएफटी को लिखकर यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ आप लिख लें, एक ऐसी प्रणाली है एनईएफटी, एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली है जो आपके खाते से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके खाते से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमारे देश के अन्य बैंकों में, हमारे देश के अन्य बैंकों में किसी अन्य खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। इंग्लिश में इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कहेंगे ए सेटलमेंट सिस्टम वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर एक्यूमुलेटेड एंड इफेक्ट अगेंस्ट ईच अदर with only the net difference being transferred at the end of given settlement cycle। क्या कहेंगे हम इसको, हम ये लिख सकते हैं इंग्लिश में इसको कि ए सेटलमेंट सिस्टम वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर accumulated and effect against each other with only the net difference being transferred at the end of given settlement cycle। गौर करिएगा, कह रहा है लास्ट में क्या है, विद ओनली द नेट डिफरेंस बीइंग ट्रांसफर्ड। इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा, क्या है, ओनली द नेट डिफरेंस बीइंग ट्रांसफर्ड, मतलब जो नेट डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आया था यहाँ पर, 2 लाख रुपए का आया था ना, 2 लाख रुपए का नेट डिफरेंस आया था। अगर देखिए 10 SBI 10 लाख रुपए किसको देने थे, ICICI को कितना देना था, SBI को 8 लाख रुपए, तो नेट डिफरेंस 2 लाख रुपए देने थे ना, तो आधे घंटों के दरमियान जो नेट डिफरेंस होगा वही ट्रांसफर किया जाएगा। किसको ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके पास प्लस में होगा, ठीक है, जिसके पास प्लस में होगा उसके अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो यही इसलिए कहा है, क्या कहा है, ए सेटलमेंट सिस्टम वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर एक्यूमुलेटेड एंड इफेक्ट अगेंस्ट ईच अदर, मतलब एक ये कैसा सेटलमेंट सिस्टम है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शन होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे ओनली द नेट डिफरेंस बीइंग ट्रांसफर्ड, जो नेट डिफरेंस आता है आपका वही अमाउंट अंतिम में एट द एंड ऑफ गिवन सेटलमेंट साइकिल, पूरे साइकिल के सेटलमेंट में क्या होता है, अंतिम में नेट डिफरेंस वाला अमाउंट ही सिर्फ ट्रांसफर होता है, जो यहाँ पे 2 लाख रुपए ट्रांसफर होने थे। ठीक है, ट्रांजेक्शन तो एक दूसरे के बीच में कितने की हुई थी, 10 + 8 18 लाख की हुई थी ना, लेकिन यहाँ पे 18 लाख का ट्रांजेक्शन इधर उधर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 लाख का होगा। क्यों, क्योंकि नेट डिफरेंस क्या था, 2 लाख रुपए का था। ये सेटलमेंट है, ये प्रोसेस RBI कराता है। ठीक है, ये क्या करता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड जो है वो RBI कराता है, इसका जो मैनेज होता है, मैनेज करता है RBI। और ये कितना है, हर 30 मिनट में, मैंने बोला ना हर 30 मिनट में ये काम करता है, हर 30 मिनट में, मतलब जितनी ट्रांजेक्शन हुई, कहने का मतलब ये है कि जितनी ट्रांजेक्शन हुई
उनमें हर 30 मिनट पे इस तरह से सेटलमेंट होता है। हर 30 मिनट पे एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ हर 30 मिनट में क्या होता है, 30 मिनट में क्या होता है, सेटलमेंट होता है। ठीक है, यही है कि इसको 30 मिनट कहते हैं कि 30 मिनट लगता है। चलिए, अब ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका NEFT हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब इसमें गौर करने वाली एक बात ये है, नोट करिए, एक बात और नोट करिए, ये गौर करने वाली बात ये है कि जब हम NEFT जो है, NEFT से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें क्या कोई फ़ीस लगती है, प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, GST वगैरह क्या लगता है? तो आप ये मानकर चलिए कि 2019 जुलाई से 2019 से पहले जो था, 2019 जुलाई से पहले NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, NEFT, ये इंटरनेट बैंकिंग मान के चलिए, ये है इंटरनेट बैंकिंग की बात मैं कर रहा हूँ। NEFT ट्रांसफ़र में जब आप NEFT के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करते थे ऑनलाइन, तो इस पर फीस लगती थी 2019 जुलाई से पहले में। इस पर क्या लगती थी, ट्रांसफ़र में इस पर फीस लगती थी। ठीक है, और यहाँ पे फीस लगती थी प्लस क्या लगता था, यहाँ पे आपका GST भी लगता था। इस पर क्या लगता था, GST लगती थी आपकी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जुलाई 2019 के बाद, जुलाई 2019 में क्या हुआ कि जो RBI है उसने क्या किया, RBI ने ये जो फीस थी NEFT ट्रांसफ़र की, वो फीस क्या है, पूरी ख़त्म कर दी। कैसे ख़त्म की, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। आपको क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। देखिए, सपोज दैट कि मान लेते हैं SBI है, ये मान लेते हैं ये SBI है। ठीक है, SBI आप ये कह सकते हैं कि SBI के थ्रू आपका SBI अकाउंट है SBI बैंक में, और SBI बैंक में इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हुए आप NEFT ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे NEFT ये जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपको 20,000 रुपये आपको ट्रांसफ़र करने हैं किसी दूसरे बैंक में। अपने SBI बैंक से आप NEFT सर्विस के माध्यम से 20,000 रुपये कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 20,000। तो यहाँ पे था पहले कि 20,000 रुपये ये प्लस आपको यहाँ पे क्या करना होता था, यहाँ पे फ़ीस देनी होती थी। इस पर क्या लगती थी, सर्विस फ़ीस लगती थी। इस पर क्या लगती थी, सर्विस फ़ीस लगती थी। और प्लस क्या लगता था, 20,000 पे कुछ 5% लगभग, या कुछ परसेंट मान के चलें, जो वहाँ पे रेट तय किए गए थे, हर बैंक का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 5% फीस, सर्विस फीस, इस 20,000 रुपये का 5% सर्विस फीस लगता था, और यहाँ पे 5% क्या लगता था, GST लगता था। ये जो सर्विस फीस थी वो किसको जाती थी, वो कौन लगाता था, आपका RBI लगाती थी। और ये पहले तो RBI 5% सर्विस फीस लगाती थी, बाद में ये GST किसने लगाया, गवर्नमेंट ने लगा दिया। क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप पैसे ले रहे हो, इस पर टैक्स ले रहे हो, हम भी इस पर GST लगाएंगे। क्यों GST लगाएंगे, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का सर्विस है ना, आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक प्रकार की सेवा ले रहे हो, तो इस सेवा पे हम भी क्या करेंगे, हम भी GST लगाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या कर दी थी, इस पर भी 5% का GST लगा दिया था। तो ये इस तरह से बढ़कर जब NEFT ट्रांसफ़र में जो 20,000 रुपये और 5% इसका आपकी फ़ीस लगती थी, ये आपकी फ़ीस लगती थी 5%, और 5% इस पर GST लगता था। ठीक है, तो RBI ने 2019 जुलाई में क्या किया, RBI ने 2019 जुलाई में ये जो फ़ीस थी वो क्या कर दिया, फ़ीस वेव ऑफ कर दिया, यानी घटा दिया। क्या कर दिया, बट 2019 जुलाई में RBI ने क्या किया, RBI ने फीस को वेव ऑफ कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, घटा दिया, वेव ऑफ कर दिया। अब ये जब वेव ऑफ किया RBI ने, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो फ़ी ले रहे थे 20,000 पे 5%, 20,000 का 5% और लगता था, और इस पर GST लगता था। जो फीस ले रहे थे 5%, वो क्या है, फ़ीस ख़त्म हो गई, यानी, और जब ये फ़ीस ख़त्म हो गई तो GST भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे थे ना, ये जो फ़ीस है, सेवा ले रहे हो आप, जब ये इस पर फ़ीस ही 5% ख़त्म हो गई तो सरकार ये GST भी अपने आप ख़त्म हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है
कि अब एनईएफटी ट्रांसफर में कोई भी आपका क्या है, फीस या जीएसटी नहीं लगता। आप 20,000 रुपये ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें एक भी पैसा नहीं कटेगा, सीधा 20,000 रुपये ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफर कर, आपको और भी ज़्यादा पैसे ट्रांसफर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस पर कोई भी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये, अब ये आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, आरबीआई ने ऐसा 2019 जुलाई में क्यों किया, क्यों किया आरबीआई ने इसलिए किया क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग को क्या कहा है, बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, देने के लिए आरबीआई ने वेव ऑफ किया। क्या वेव ऑफ किया, ये जो फीस है ये वेव ऑफ कर दी जुलाई 2019 में, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट मतलब इंटरनेट बैंकिंग, मतलब ये इंटरनेट बैंकिंग आप ये कह सकते हो, डिजिटल पेमेंट कह दो इसको, इंटरनेट बैंकिंग ना कह के, ये तो छोटा शब्द हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने वेव ऑफ कर दिया। अब देखिए कहते हैं ना कि अगर मान लेते हैं जो जैसे पहले टैक्स लगता था, आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, कोई पैसा ट्रांसफ़र कर, उस पर टैक्स लेते थे कि ट्रांसफ़र पर भी ऑनलाइन हम टैक्स लेंगे, तो इस पर लोग बचते थे, क्या करते थे, सोचते थे यार मैं क्यों वहाँ पर 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और उस पर क्यों मैं अपना 20, 25, 50 रुपये और वेस्ट करूँ, जो भी अमाउंट मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उस पर क्यों वेस्ट करूँ। लोग सोचते थे कि ऑनलाइन ना करके इससे सीधा शाखाओं पर जाएँ, ब्रांच पर जाकर वहाँ पर हम पैसा जमा कर दें दूसरे अकाउंट में, जो भी अपना मतलब बैंकिंग सिस्टम करना है। तो यहाँ पे क्या होता था, लोग जब वहाँ पे टैक्स लगता था तो लोग यहाँ पे हतोत्साहित होते थे, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट का प्रयोग कम करते थे। तो सर आरबीआई ने सोचा कि चलो भैया इसको डिजिटल पेमेंट को हम बढ़ावा देने के लिए इस टैक्स को ही हटा देते हैं, लोग और भी बड़ी संख्या में यहाँ पे डिजिटल पेमेंट करेंगे और कैशलेस इकोनॉमी की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अब कैशलेस इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीज़ें, ये वर्ड मैं आगे डिफाइन करूँगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका ये पहला जो आपका आरटीजीएस जो है, सॉरी एनईएफटी जो है वो ख़त्म हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र आपका ख़त्म हो गया। ये ओवरऑल कुछ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र था, ठीक है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्या, एक और अगला जो हमने क्या लिया था, आरटीजीएस। क्या पढ़ते हैं हम, आरटीजीएस पढ़ते हैं। आरटीजीएस का क्या फुल फॉर्म है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है आरटीजीएस का फुल फॉर्म, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये हाई वैल्यू सेटलमेंट है। क्या बताया मैंने, हाई वैल्यू सेटलमेंट। क्यों कहा जाता है, शुरुआत में मैंने बोला था ना कि हाई वैल्यू सेटलमेंट है। यहाँ पे मैं थोड़ा आगे नीचे ले आ रहा हूँ। यहाँ पे शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका है, ये आपका, ये मैंने बताया था, देखिए ये मैंने यहाँ बताया था जो आपका आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये हाई वैल्यू सेटलमेंट है। क्यों आपका बताया था, मैंने कहा था अभी मैं आगे जब ब्रीफ करूँगा आरटीजीएस को तो आपको बताऊँगा क्यों ये हाई वैल्यू सेटलमेंट इसको बोलते हैं। तो वही आप हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों इसको हाई वैल्यू सेटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आरटीजीएस क्या है, आसान शब्दों में हम ये कहें कि यहाँ पर तुरंत सेटलमेंट होता है। क्या करते हैं, तुरंत सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट होता है। तुरंत सेटलमेंट का क्या मतलब है, जैसे 30 मिनट किस में लगता है, 30 मिनट आपका किस में, एनईएफटी जब आप ट्रांसफ़र करते हो वहाँ पे 30 मिनट लगता है, ठीक है। 30 मिनट का समय लगता है, पैसे यहाँ से एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने में 30 मिनट का समय लगता है। बेशक आपके स्क्रीन पर सीधा लिख दे कि हाँ पैसे हो गए ट्रांसफ़र, लेकिन उसमें 30 मिनट का रिफ्लेक्ट करने में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसे आप मान लेते हैं आप अपने अकाउंट से आपके पिताजी के अकाउंट में दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपके सामने तो लिख के आ जाएगा कि हाँ ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उसमें 30 मिनट बाद इनके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये समय लगता है, एक समय आपको दूसरे आपके पिताजी को वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आरटीजीएस में ये तुरंत सेटलमेंट होता है, तुरंत के तुरंत यहाँ पैसे ट्रांसफ़र अकाउंट में होते हैं। अब ये किसके लिए ज़्यादा वो है, बेनिफिशियल है। देखिए अब अगर मान लेते हैं कोई आप अंबानी टाइप के लोग हो गए, तो ये लोग 30 मिनट का वेट तो करेंगे नहीं ना, इनके पास तो भैया बतेरी चीज़ें होती हैं, इनके पास तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे सेटलमेंट, यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने होते हैं। तो ये 30 मिनट का अगर समय यहाँ पर ये लगेगा तो इनके लिए तो फिर लॉस है ना। तो ऐसे लोग, ये किसके लिए है, ये जो आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, ये जो सेटलमेंट है वो बड़े लोगों के लिए है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपना काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, अंबानी हो गए, आपका टाटा हो गया, इस तरह के लोगों के लिए ये कैसे काम करता है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एक साथ बड़ी मात्रा में आप पैसे भेज सकते हैं। क्या है यहाँ पे, एक साथ बड़ी मात्रा में आप पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अंबानी लोगों के लिए मैंने पहले बताया, अंबानी टाइप के लोगों के लिए ये है। अब अंबानी तो 30 मिनट का वेट नहीं करेगा ना, 30 मिनट का वेट। अब ये कैसे आरटीजीएस का क्या है, कैसे फीचर है, कैसे काम करता है, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आरटीजीएस में मिनिमम आप क्या है, आरटीजीएस में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर पाते हैं। एक मिनट, 2 लाख ट्रांसफर, एक मिनट रुकिए, 2 लाख ट्रांसफर कर पाते हैं मिनिमम, मतलब 2 लाख रुपए से कम का अमाउंट आरटीजीएस से ट्रांसफर नहीं होता है। 2 लाख या 2 लाख से अधिक होगा तभी इस फैसिलिटी का आप उपयोग कर पाएंगे। और ये मैक्सिमम क्या है इसका, मैक्सिमम जो है आपका लगभग 2000 करोड़, ये मैक्सिमम मतलब अमाउंट बहुत ज़्यादा है इसका, 2000 करोड़ आप कह सकते हैं, 2000 करोड़। और इस तरह का अमाउंट एक बार में ही ट्रांसफ़र कर पाते हैं। क्या होता है, बड़ा अमाउंट कह सकते हैं, 1000 करोड़, 500 करोड़, इस तरह का आप एक बार में ही ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो यही वजह है इसको क्या कहा गया है, ट्रांसफ़र कर पाते हैं। यही वजह है क्या कहा गया कि मिनिमम 2 लाख से लेकर आप 500 करोड़, 1000 करोड़, इस तरह से 50 करोड़, ये एक बार में ही ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो अब ये क्या है, ये वहाँ पर क्या है, वहाँ तो 30 मिनट का समय लगता है और वहाँ लिमिटेड भी है। कहने का मतलब है मैक्सिमम वहाँ पे आप जो आपने नेफ्ट पढ़ा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, NEFT पढ़ा, वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए तक है कि एक बार में आप 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर पाते हैं। और ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, सब बैंकों का अलग है, SBI अपना अलग देता है, एक्सिस बैंक, ICICI, ये सब अपना अलग देते हैं कि आप एक बार में कितना ट्रांसफ़र कर पाएंगे, मतलब NEFT का प्रयोग करके। लेकिन जब आरटीजीएस की बात आती है तो यहाँ पर आप मिनिमम मतलब कम से कम 2 लाख, ये सर्विस 2 लाख रुपए से नीचे की नहीं है, 2 लाख से ऊपर ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं तभी ये सर्विस का यूज़ कर पाएंगे। और ये 1000 करोड़, 500 करोड़ और एक बार में ही ट्रांसफ़र कर पाते हैं। और यहाँ पर समय नहीं लगता, वो जो 30 मिनट का दायरा है ना कि आपने ट्रांसफ़र किया यहाँ से और दूसरे के अकाउंट में जाने में 30 मिनट का समय लगेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने कहा ना आपको, क्या कहा अभी स्टार्टिंग में, कहा कि हाई वैल्यू सेटलमेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई वैल्यू सेटलमेंट। क्यों हाई वैल्यू सेटलमेंट होता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, पैसे सेटलमेंट होते हैं, हाई वैल्यू सेटलमेंट। ठीक है, तो मैंने हाई वैल्यू सेटलमेंट इसीलिए इसको कहा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका है, पहले इस पर भी क्या लगते थे, इस पर भी टैक्स और GST वगैरह लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी वही किया गवर्नमेंट, RBI ने क्या किया, RBI ने यहाँ पर क्या किया, RBI ने इस पर भी वही किया, वेव ऑफ किया। RBI ने वेव ऑफ किया, क्या, फीस जो लगती थी इस पर, फ़ी और GST वगैरह लगती थी, जब फ़ी हट गई तो GST ऑलवेज ही हट जाएगी, तो RBI ने वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, इस पर भी, आरटीजीएस पर भी अमाउंट वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, अब जो है ये सारा आप ओवरऑल जो चीज़ें हैं ये आप समझ पाए होंगे कि आपका NEFT क्या है और आरटीजीएस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस को भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए मैंने, आप एक बार नोट में लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके MCQ UPSC आपके स्टेटमेंट में दे सकता है। तो यही वजह है कि मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, आप आरटीजीएस को नोट करके ऐसे लिख सकते हैं कि आरटीजीएस में क्या होता है, ये क्या है, ये फॉर हाई वैल्यू ऑब्लिक लार्ज स्केल। ठीक है, तुरंत सेटलमेंट होता है, यहाँ क्या है, तुरंत सेटलमेंट होता है। ठीक है, अब NEFT में क्या होता है, NEFT में क्या होता है आपका, NEFT में रिटेल ऑब्लिक मिड वैल्यू, मतलब वही क्या, 30 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो आपके सामने आ गया NEFT रिटेल में, ये इसका ट्रांसफ़र जो रिटेल हाई वैल्यू ट्रांसफ़र, आरटीजीएस क्या है, ये हाई वैल्यू ट्रांसफ़र है। ठीक है, फॉर हाई वैल्यू या लार्ज स्केल पर होता है। और NEFT क्या है, रिटेल में होता है, खुदरा में होता है इसका,
इसका ट्रांसफ़र जो है वो छोटे छोटे में होता है और ये बड़ी मात्रा में आरटीजीएस का। अगर आपके साथ देखिए कमीशन इस तरह की छोटी बारीक चीज़ें स्टेटमेंट में रख देता है, 4 स्टेटमेंट में एक ये भी रख दिया, वहाँ पे आप गुम हो गए चारों स्टेटमेंट के प्रेशर में, ये छोटा स्टेटमेंट भी आपसे निकल जाता है हाथ से, ठीक है। तो ये क्या है, आरटीजीएस हाई वैल्यू लार्ज स्केल पर तुरंत सेटलमेंट होता है। एनईएफटी में रिटेल मिड वैल्यू 30 मिनट का समय यहाँ पे लगता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा बेवजह की चीज़ें कि जो आरबीआई है वो एनईएफटी आरटीजीएस को अलग अलग क्यों कर रखी है, एक साथ क्यों नहीं कर देती। तो भैया एक साथ करने के लिए आपको लग रहा है कि एनईएफटी इस तरह की बेकार की चीज़ माइंड में आ रही है, एनईएफटी आरटीजीएस अलग अलग क्यों नहीं है, एक साथ क्यों नहीं है। तो ये सब सिस्टम बनाया गया है और ये देखिए जितनी चीज़ें चल पाएँ दिमाग में, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें लीजिए, ठीक है, और सोचिए, हर मुद्दे पर सोचने की कोशिश करिए, ठीक है। एक साथ करने पे ये बेवजह की चीज़ें, कई बार बच्चे बेवजह की चीज़ें दिमाग में दौड़ाते हैं। क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही नेसेसरी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज करिए, अपने माइंड में थोड़ा सोचिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। और इस तरह से आपका एनईएफटी ख़त्म हो गया। तो आज की क्लास में आपका एनईएफटी और आरटीजीएस हमने देखा और हमने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को देखा कि कैसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के तहत एक ब्रांच दूसरे ब्रांच के तहत अपना क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन सेटलमेंट करता है, ठीक है, बैंकिंग सेटलमेंट होता है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार आप कमेंट करिए आगे की क्लासेस में आपको जो यूपीआई है और आपका आईएमपीएस है, इस तरह की चीज़ें, कंपनी एक्ट वगैरह हम चीज़ें पढ़ेंगे। आप एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि क्लास कैसी लग रही है, और इसी के साथ साथ क्लास के साथ साथ आप लाइक का बटन दबाएं और चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप बताएं। व्हाट्सअप कर सकते हैं 9711411048 पर, इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं कि क्लास कैसी लगी, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर व्हाट्सअप करके आप क्लासेस उस टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको तुरंत रिवर्ट बैक किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा मैंने बताया कि जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम की और क्लासेस हैं वो शुभम मिश्रा वाले चैनल पर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो लिंक है वो दी गई है, वहाँ से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।